जी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू द लीगल वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे साथ नए टॉपिक के साथ नए गेस्ट हैं। मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा मैडम रिदा नूर का, जिन्होंने जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और जिन्होंने अपनी मसरूफियत में से हमें टाइम दिया एक स्पेशल और एक इम्पॉर्टेंट इशू पे, जो है डोमेस्टिक वायलेंस। क्योंकि ये बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस हुए और एक बहुत ज़्यादा फेमस केस आयशा जहांजीर वाला हमें देखने को मिला। तो इसके लिए हमने मैडम से रिक्वेस्ट की, जिन्होंने अपनी एक्सट्रीम जो मसरूफियात हैं उसमें से हमें टाइम दिया। और स्पेशली जो लॉ के वकील हैं उनके पास टाइम कम होता है, तो मैडम ने अपना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच मैम। सबसे पहले वेलकम टू यू इन द लीगल वर्ल्ड। बात नहीं है, ये बहुत वैल्यूएबल आप टॉपिक पर डिस्कशन है और इसके लिए आपने जो चूज किया दैट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग फॉर दिस थैंक यू वेरी टॉपिक। मच मैम। सो मैम लेट्स स्टार्ट विद दैट कि सबसे पहले तो हम आपसे आपके बारे में पूछना चाहेंगे कि आपने अपना लॉ कहाँ से स्टार्ट किया, अपने कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया, अपनी अर्ली एजुकेशन कहाँ से ली, और लॉ में आपका आना कैसे हुआ। तो प्लीज़ इसमें बारे में बताइएगा। अच्छा, ये जो लॉ है ना, ये कोई इस तरह नहीं है लोग कहते हैं कि वो बस आ गए लॉ में, ऐसे कुछ नहीं था। आई वॉन्टेड टू बी अ लॉयर सिंस अ लॉन्ग टाइम अगो, नॉट इवन वंस आई हैड नॉट थॉट अबाउट एनीथिंग एल्स अबाउट एक्सेप्ट बीइंग अ लॉयर। शुरू से मैं लॉ करना चाहती थी और मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, उनको कोई इतराज नहीं था, तो मैंने जाके एडमिशन ले लिया और इसका मेरा लॉ हो गया। और जैसे ही मेरा लॉ हुआ, मेरे पास पहले केस आया खुद ब खुद, और फिर उसके बाद केसेस आते रहे और साथ में फिर मैंने भी खुद ब खुद ही, मेरे फ्रेंड्स थे मैंने उनको आइडिया, उस वक्त जब ये और वीडियोस थी ना लॉ के मतलब पहले नहीं होती थी, सबसे पहले मेरा ख्याल में मैंने ही शुरू की थी और उसके बाद बाकी लोगों ने भी शुरू कर दी। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लिया लॉ की वीडियोस में, पॉडकास्ट वगैरह तो अब आई है ना, तो उस वजह से फिर मेरा मीडिया के साथ भी कनेक्शन हो गया। तो फिर उसके बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ी कभी यूट्यूब, ज्यादातर मैं टीवी पे ही जियो न्यूज जी जी। पे या बाकी जो चैनल ज्यादातर लॉ जियो, या जो शाम को टॉक शोज होते हैं लॉ के मतलब। इसके अलावा जो लॉ है कुछ, अब मैं पहले मैंने जब मैं एंटर की थी मैं शौक से की थी, अब मजबूरी के तहत सरवाइव कर रही हूँ, बस ये है। सही। तो मैडम आपने लॉ कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से किया आपने? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया अच्छा, आपका एक्सटर्नल प्रोग्राम था या इंटरनल? है, जी जी ठीक है। एक्सटर्नल। जी। तो मैम, सो हमारा जो हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे कि व्हाट इज द डोमेस्टिक वायलेंस, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और ये इसमें जो विक्टिम्स हैं वो कौन से देखे जाते हैं सबसे ज्यादा। अच्छा, इसको ना जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन देखिए, एक इसको क्या कर दिया गया, इसको थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस अगर मैं आपको दूं, देखिए जो वायलेंस है ना उसकी तो समझ आती है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या चीज है, ये कोई इसको स्पेसिफाई कर दिया गया, क्योंकि वायलेंस इज अ वायलेंस वेदर इट्स डोमेस्टिक और आउटसाइड द होम्स, दैट्स नॉट एन इशू। डोमेस्टिक वायलेंस में जो घर के अंदर है वो डोमेस्टिक वायलेंस है, इसका तो आप किसी को भी अपने घर के अंदर ले और मार दो, दैट वुड बी अ डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसको जब आप मार्जिनलाइज करते हो ना, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जेंडर स्पेसिफिक करते हो, जेंडर सेंट्रिक करते हो, तो वहां पे फिर ऑपोजिशन आती है डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ सोसाइटी की। फिर इसको औरत काट दिया जाता है, फेमिनिज्म काट दिया जाता है। इसमें होता है ये कि शरपसंद अनासर आते हैं, जबकि दिस इज अ वायलेंस व्हिच इज राइट अवे इलीगल एंड प्रोहिबिटेड। आप जब कहते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस, तो फिर आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो, आप उसको पोल्यूट कर रहे हो कि नहीं यार इसमें तो औरत का कोई कसूर होगा, ये होगा। तो इसको खाली अगर वायलेंस का नाम दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये वायलेंस वो है क्योंकि जरूरी नहीं किसी औरत पे हो, ये घरेलू मुलाजमीन पे भी होता है, छोटे बच्चों पे भी होता है, उनके अपने वालदेन की तरफ से होता है, उनके जो दूसरे, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो उनके रिश्तेदारों की तरफ से भी होता है, उन बच्चों के ऊपर जो होता है, घरेलू मुलाजमीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर अक्सर औरतें जो है वो अपने हस्बैंड को वायलेंस कर देती हैं, उसको भी आप डोमेस्टिक वायलेंस में ले आओगे। तो दिस इज अ वेरी लार्ज क्लास और इसको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर ये इसको खाली वायलेंस रखा जाए। लेकिन अगर हम लॉ के हिसाब से बात करें डोमेस्टिक वायलेंस, तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो जुमरा है ना, ये क्रिमिनल ऑफेंस है जो कि फैमिली कोर्ट्स के जुमरे में आ जाता है। तो इस वजह से इसको लोग डोमेस्टिक वायलेंस कह सकते हैं, जी मैम। जो ये फैमिली कोर्ट भी कर जी जी सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैम ये बताइएगा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, क्या ये फिजिकली ही हो सकता है, या ये आप इमोशनली डैमेज या साइकोलॉजिकल डैमेज भी डोमेस्टिक वायलेंस में ही आता है, या वायलेंस में ही आता है? अच्छा,
देखिए, अगर यहाँ पे साइकोलॉजिकल व्यू लिया जाए, सोशल व्यू लिया जाए, तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन लॉ में जो सा है ना, दो चीजें हैं। एक तो आप एक्चुअली फिजिकली वायलेशन करो, फिजिकली किसी को अजियत पहुंचाओ, तकलीफ पहुंचाओ, उसकी आम सजाएं हैं जो पीपीसी में लिखी हुई हैं, काइंड ऑफ हर्ट के ऊपर जाके, ठीक है जी। सर या मुंह पे तो सजा है, अगर अदर पार्ट्स है तो फिर वो जर है, ठीक है। और उसके हिसाब से अगर वो उनमें से किसी में भी नहीं आ रहा तो वो अदर हार्म में आ जाएगा जिसकी सजा है। तो ये तो हो गया फिजिकल वायलेंस। अगर हम इमोशनल पे आ जाए या साइकोलॉजिकल पे आ जाए, तो इट कुड बी कंसिडर्ड एज एन असॉल्ट, इट कुड बी कंसिडर्ड एज एन असॉल्ट। लेकिन बात है इमोशनल वायलेंस, फाइनेंशियल वायलेंस या इस तरह की चीजें लॉ में तो नहीं है। लेकिन अगर हम शरीयत के लिहाज से देखें तो ये सिविल लॉ में हो सकता है, क्योंकि फैमिली लॉ में अगर कोई आदमी अपनी औरत को खर्चा नहीं देता तो वो मेंटेनेंस का केस कर सकता है। लेकिन ये वायलेंस पे नहीं आता, ये ब्रेक ऑफ कॉवेनेंट में आता है, अपनी जिम्मेदारी ना निभाने में आता है, वायलेंस पे नहीं आता। मेरा ओपिनियन नहीं है कि ये वायलेंस में आए, सही। अदर देन फिजिकल वायलेंस। सही। तो मैम, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो देखे जा रहे हैं विक्टिम्स, रिसेंट भी और पास्ट भी, वो बच्चे और फीमेल्स हैं। इसकी ऐसी क्या वजह है कि बच्चों और मैं ये नहीं कह रहा कि मेल्स भी टारगेट नहीं है, मेल्स का भी बहुत सारे ऐसे मेल्स हैं जिनको टारगेट किया जाता है, बट जो सबसे ज्यादा रेशो देखी जा रही है फीमेल्स और बच्चों की, तो इसकी क्या बेसिक वजह क्या है? क्या एजुकेशन की कमी है या अवेयरनेस की कमी है? देखिए, ये बर्दाश्त की कमी है इसमें ना। मैं आपको वायलेंस और किसी बात बताती हूँ, वायलेंस होता क्या है। क्योंकि वायलेंस अगर इसको हम स्ट्रिक्ट सेंस लें ना, कि एक डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं किसे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है ना, हम मैं आपको थोड़ा सा शायद आपकी बात से डिसएग्री करें, काफी लोग डिसएग्री करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस ये होता है कि एक औरत है, वो घर में खाना बना रही है, उसे घर में खाना बना के रखा हुआ है, उसका हस्बैंड आया, आके उसको मारना शुरू कर दिया। ये डोमेस्टिक वायलेंस है जो असल में होता है कुछ गांव के इलाकों में। अब एक बंदा है, वो कमा के ला रहा है, उसको खाना मिल रहा है, उसको आके कहा है खाना खुद गर्म कर लो, वो आके पैसे ला रहा है, खुद कुछ कर भी नहीं रही, उसके बाद उसको तरह तरह की बातें सुनाई जा रही हैं। तो उसके बाद अगर वो जिद होके कोई थोड़ी बहुत ऐसी हरकत कर देता है, तो दैट इज नॉट डोमेस्टिक वायलेंस, दैट इज इंस्टिगेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। कि आप डोमेस्टिक वायलेंस को इंस्टिगेट कर रहे हो, उसके बाद अगर आप वो रिएक्शन बर्दाश्त नहीं कर रहे और आप कार्ड प्ले करके जगह जगह एक बंदे को बदनाम कर रहे हो, तो इस चीज से मैं एग्री नहीं करती। कि डोमेस्टिक वायलेंस ये होता है कि आपका हस्बैंड या आपके घर में जो आदमी वो बिला वजह आपको मारे, आप आओ छोटी छोटी बात पे मारे। जब आप खुद परपेट्रेटर हो, इंस्टिगेटर हो, और किसी नॉर्मल टर्म्स पे नहीं आ रहे और उसको इतना हेल्पलेस कर रहे हो कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया एक्सेप्ट टू यूज हिज हैंड्स, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, बिल्कुल है, इसकी सजा है, ये गलत है। लेकिन फिर यहाँ पे ये चीज लाना कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार ना अवेयरनेस की कमी है, ना कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन है, बल्कि एक मिसाली घराने की गंदी तरबियत है। कि आपको तरबियत की कमी है, ये वो है दोनों पार्टीज में, कुव्वत बर्दाश्त और तरबियत की कमी। अगर मैं आपको अपने केसेस का बताऊं, तो आज थोड़े दिन पहले की बात है, परसों की बात है, मैंने एक हेबियस की हुई थी। तो उसने एक औरत ने अपने बच्चों के कस्टडी के लिए केस किया हुआ था, तो और वो सुलह नहीं कर रही थी। जज साहब ने कहा देखो ये अगर वो सुलह करती है तो मुझे आके ना रोना शुरू होगी। मैंने कहा ड्रामे इधर नहीं चलेंगे, मैं कोई तुम्हारे स्टार प्लस की स्टोरीज नहीं सुनूंगी, तुमने जाना है या तलाक लेनी है। ये जो बीच में लटकाने वाली चुईया मुइया ना, ये नहीं चलती, दैट्स नॉट हाउ इट हैपन। कि ये खज्जल करना, रोलना, आप ये बसो या छोड़ दो। ये रोज चपेरे खा के चले जाना, रूस के चले जाना, बच्चों को बर्बाद करना, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। दिस इज द वेरी सीरियस इशू विद द वेरी लॉन्ग टर्म रिpercussions। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि वो दो बंदों की लड़ाई नहीं है, बच्चों का मामला है। आप हर रोज हाई कोर्ट में, आपको बेहतर पता है कितनी ज्यादा हेबियस लगती है। एक तो चलिए सेपरेटेड पेरेंट्स की लगे समझ आती है, वो माँ बाप जो रूस के चली जाती हैं औरतें, उनकी जब हेबियस लगती तो कहती है असी ते नहीं जाना, सानू मना ना। व्हाट इज दिस? ये तो अब आप मुझे बताए ना ये क्या है, आप बता दें। जी जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो देखिए वो, मैंने कहा आप सुलह क्यों नहीं करी, कहती मुझे 30,000 का खर्चा चाहिए। मुझे इतना खर्चा भाई आप मुझे बताओ, आप एक लेबरर से 30,000 खर्चा, 40,000 खर्चा, इस तरह की बातें एक्सपेक्ट ही कैसे कर सकते हो? तो एग्जैक्टली। ये सारे मसाइल हैं डोमेस्टिक वायलेंस में, जिनको हमें डीप रूटेड सोशल मसाइल है,
लोग क्या करते हैं, लोग बड़े आराम से कह देते हैं कानून नहीं है, कानून नहीं है। ये एक नॉन सीरियस फैमिली पॉलिटिकल इश्यूज है जिनकी वजह से अदालतों का वक्त जाया होता है और इनकी तमाशबीनी नहीं होती है। मैं तो यही कहूंगी, जिसकी एग्जैक्टली। वजह से जो एक्चुअल डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है वो पीछे रह जाते हैं। वो पीछे रह जाते हैं। सही, थैंक यू मैम। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक फैमिली टर्म है और जो हम कोर्ट्स में ले आते हैं। लेकिन अगर जहाँ पर कोई सीरियस क्राइम हो जाए, ऐसा जहाँ पर कोई सीरियस एक्ट हो जाए, तो अगर हमने कोर्ट्स की तरफ जाना है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जाना है, तो कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि हम कैसे कोर्ट्स तक जाएंगे, ऐसी कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उसके बारे में काइंडली हमें ब्रीफ करिएगा। जी बिल्कुल, ऐसा मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें बगैर किसी वजह के हस्बैंड नशा करके आता है और आके अपनी बीवी को मारना शुरू कर देता है। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। यहाँ पे दिस इज स्ट्रेट अवे नो। इस पे जो पहला हल है क्रिमिनल केसेस है, दूसरा हल है कि इस पे आप फैमिली कोर्ट में ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएल्टी खुला ले सकते हो। सबसे पहले जो औरत को करना चाहिए, जो मैं भी रिकमेंड करती हूँ, सबसे पहले उस आदमी का घर छोड़ के खुला लेनी चाहिए और उससे खर्चा भी लेना चाहिए। सच्ची जो बात है, उसके बाद उसके ऊपर क्रिमिनल केस करना चाहिए, एफआईआर कटानी चाहिए या प्राइवेट कंप्लेन करनी चाहिए अंडर द पीपीसी पीनल कोड, जो कि आप पुलिस के थ्रू कर सकते हो या इस्तगासा दायर कर सकते हो, जो कि जिस ऑफेंस के मुताबिक होगा वो या मैजिस्ट्रेट के पास हो सकता है या सेशन जज के पास होता है। लेकिन इस्तगासा आप जब भी दायर करोगे वो हमेशा मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा और उसके बाद जो है ऊपर वाली कोर्ट में फॉरवर्ड होगा। जहां तक बात है एफआईआर कटाने की, तो सिर्फ कटवानी नहीं चाहिए, इसको एंड तक परस्यू करना चाहिए, सजाएं दिलवानी चाहिए, ताकि ये अंदाज आगे किसी मुकाम पे पहुंचे। देखिए अगर बात करें ना, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना, उसको इक्वेट कर दिया जाता है सेपरेशन के साथ। जबकि जरूरी नहीं है कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो तो आप तलाक ही लो। डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो तो आप उसको सजा दिलवाओ, जब वो सजा काट के आ जाए तो यू कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ ऑन हैप्पी टर्म्स, सो दैट नॉट एग्जैक्ट। देयर टू डू अगेंस्ट यू एवर अगेंस्ट लाइफ। तो जरूरी नहीं है औरतें एफआईआर दोबारा मासूल बगैर कोई केस की आयशा जहां देव के केस में लेती हैं। तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी वजह है डोमेस्टिक रोकथाम में नाकाम की। ये एक ऑफेंस है, स्टेट रियासत है वो बेबाक जरूरत देती है तो वो वायलेंस। जी। आपकी तरफ से डिसकनेक्टिविटी थोड़ी सी आ रही है, जरा एक दफा देख लीजिएगा। जी जी, अब ठीक हो। अब आपको जी आवाज आ रही है, बट आपकी वीडियो क्लियर नहीं है। जी। ठीक है, जी। अब सही है। जी अब बेहतर है जी। जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जी मैम, थैंक यू। आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया कि हमें कौन कौन सी रेमेडीज लेनी चाहिए अगर हमारे साथ कोई ऐसा एक्ट हो जाए या क्राइम हो जाए कोई डोमेस्टिक वायलेंस का। अब इसमें मैम एक बात बताइएगा कि ये जो हम अगर कोई रेमेडी ले लें, कोई एफआईआर कटवा दें और इसको परसू करें, क्या इसमें, मेरा एक आइडिया है, माइट बी, क्या इसमें हम एडीआर जो एक नया आ रहा है पाकिस्तान में, बड़ा इवॉल्व होके आ रहा है, क्या हम डोमेस्टिक वायलेंस में एडीआर को ला के चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं? क्या एडीआर इसमें एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है? देखिए एडीआर से ज्यादा ना, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, एडीआर से ज्यादा कुछ चीजों को
बर्दाश्त करने की जरूरत है, कुछ चीजों को खत्म करने की जरूरत है, कुछ चीजों को एंड करने की जरूरत है। ADR एक, आई एम सॉरी, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं इस्लामिक फैमिली लॉज बताऊं ना, तो कुरान पाक में जो सूरह बकरा की वर्स नंबर 232 है ना, उसमें बताया गया, इफ यू पीपल थिंक यू आर नॉट एबल टू ऑर्डेन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय अल्लाह, then what you can do is appoint one of the person from his family and appoint one person from her family, and then they make the reconciliation. And still if they think that you're not able to ordain your life, then they may proclaim separation, ठीक है। और इसी बना पे खुला की मॉडर्न बेसिस है ये। लेकिन अगर मैं आपको ADR का वजह बताऊं, देखिए थोड़ा सा लीगल परस्पेक्टिव में तो समझ आती है, अगर मैं थोड़ा सा सोशल परस्पेक्टिव में चले ना, बिकॉज वी आर द लॉयर्स, यू नो अ लिटिल बिट कि किस किस्म की सोसाइटी में औरतें पैदा होती हैं। आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट ये देखिए हमें बताने की जरूरत है कि हर चीज का हल नहीं होता। अगर हो गया तो लेट्स एंड इट अप एंड मेक अ न्यू स्टार्ट। ADR हो गया या ये सालिसी कौंसल्स होगी, इधर जाके स्टोरियां डालना, कहानियां डालना, ए मैनू मारदा है, मैनू खर्चा नहीं देता, इन चीजों को खत्म करने की जरूरत है। यू नीड टू एडजस्ट द वे हाउ इट इज, ठीक है, बिकॉज देर आर इकोनॉमिक कंडीशंस इन्वॉल्व। यू नीड टू रियलाइज दैट there are economic conditions, social conditions and so many other factors जिनको ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है, या छोड़ दो या बर्दाश्त कर लो। ये तीसरी चीज जो रोले रखते हैं, ये एक बड़ा सीवियर इशू है। और ADR को मैं इसलिए नहीं करती पसंद, क्योंकि औरत जो पाकिस्तानी औरत है, उसके पास टाइम तो है, वो ADR में जा सके, 10 चक्कर लगा ले, 12 चक्कर लगा ले। आदमी जिसको जॉब पे भी जाना है, वो तो ADR उसके लिए मेंटल टॉर्चर है। उसके लिए तो एक नई अजियत है ADR। वो काम भी करे, उसके बाद बच्चे भी देखे अगर है, या बाकी मामला भी देखे, और ADR भी जाए। तो इट शुड बी लाइक either डू इट और टेक इट बैक, देयर शैल बी नो मिडिल थिंग हियर। तो ADR से ज्यादा स्टेट लेवल पे फैमिली फैमिली लिविंग, कि हाउ टू लिव योर हेल्दी इन्वायरमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो ज्यादा बेहतर है ADR से, क्योंकि ADR को अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, तो वो चस्के हैं कि जिसमें आप जाके चस्के ले लो, जो भी बंदा बैठा हुआ है वो भी लेगा और आगे आप भी लोगे, टूवर्ड्स अ कंक्रीट सोल्यूशन। मुझे उसमें कोई कंक्रीट सोल्यूशन नहीं नजर आता ADR में, अनलेस के कोई सीरियस मैटर हो। क्योंकि देखिए फैमिली मैटर्स बहुत नॉन सीरियस है, और ये कोई पाकिस्तानी खवातीन के कोई पुराने मसाइल, जनरेशनल ट्रॉमास चलते आ रहे हैं, जिनका इलाज ADR नहीं है बल्कि अच्छी तरबियत है। तो तरबियत सेंटर होने चाहिए। सही। तो जैसे आपने बताया कि तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो वाकई बहुत बड़ा एक एलिमेंट है जो हमें देखने को नहीं मिल रही। और ख़ास तौर पे जब से ये सोशल मीडिया आई है, तो इसने बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर दी है। इसमें आपका क्या व्यू है? क्योंकि मेरा एक भी ये व्यू है कि सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब किया है और इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। बात बहुत छोटी है लेकिन वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो आप इसमें क्या बता सकती है कि हाउ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ऑल दीज मैटर्स? तो प्लीज गाइड करिएगा। हैरत ये होती है जब एक गांव की औरत जिसके मियाँ की सैलरी 15-20 हजार रुपये हुआ, कि कहती मुझे 30 हजार रुपया मानना चाहिए। दिस इज अरोनियस, दिस इज रॉन्ग। इसमें सोशल मीडिया का, ड्रामा का किरदार है। और औरत को रियलाइज करने की जरूरत है कि अगर उसको डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो मर्द को तरह तरह का वायलेंस बर्दाश्त करने की जरूरत पड़ती है, और वो करता है बाहर जाके। फाइनेंशियल बर्डन एंड ऑल दीज बर्डन, तो शी नीड्स टू रियलाइज जो पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा कमी है। मीडिया ने हमेशा कौन सा है, आपको पता ही है, सास बहू के रोले दिखाए। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि हाउ द आउटसाइड वर्ल्ड इज। तो वो जो औरतें जब वो केस करती है ना, वो तो अपने बाप के घर जाके, देखिए ना, आप मुझे बताएं, अगर देखा जाए तो शर्मनाक बात नहीं है कि औरत रूस के चली गई। देखिए तो किसी पढ़ी लिखी औरत की स्टोरी नहीं सुना रही है, हाईकोर्ट में जो आती है। अब वो बाप दिहाड़ीदार होता है इनका, मियाँ मजदूर होता है, साइकिल के पंक्चर लगाते हैं। ये देखे ना, इनको शर्म नहीं आती। इनको शर्म आनी चाहिए कि अपने पूरी का पूरा फैमिली मैट्रिक्स डिस्टर्ब करके रख देती हैं, और हाई कोर्ट आके बड़े फखर से कहती हैं। मुझे नहीं समझ आती क्यों इस तरह की हरकतें होती हैं। और ये शर्मनाक बात है कि जो हमारी सोसाइटी का एक तबका है, वो इस तरह की हरकतें करता है। तो ये गलत बात है। इसमें मीडिया से ज्यादा कोई जहनी मसाइल है मीडिया का भी, लेकिन मीडिया ने कोई पॉजिटिव रोल नहीं अदा किया। मेरे हिसाब से कोई पॉजिटिव रोल नहीं है मीडिया का। थैंक यू वेरी मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया है। इसमें लास्ट क्वेश्चन मैं पुट करूंगा और उसके बाद आपका भी टाइम बहुत कीमती है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इन सारी चीज़ों को जैसे आपने बताया
कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कस्टम्स हैं, लड़ाइयाँ हैं, हमारी तरबियत नहीं अच्छी हुई। तो इसमें ये है कि हम इस चीज़ को, क्योंकि देखिए हमारे जो बड़े हैं वो तो चले जा रहे हैं, और या वो उन्होंने तो अपने रोल्स प्ले कर ली। एज़ अ यंग लॉयर जैसे हम हैं, हम इसमें अपना कैसा एक पॉज़िटिव रोल प्ले कर सकते हैं इन चीज़ों को ख़त्म करने में? क्योंकि एक लड़के जब हमारे पास लड़के जब आते हैं, तो हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं? एक तो ये बताइएगा, और दूसरा इसको कैसे कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है? तो वो भी मुझे काइंडली लास्ट में बताइए। जी, हम देखिए, हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि हम बजाय इसके कि किसी को अच्छा या बुरा कहने के लिए, बेहतरीन हल है कि हम उसको एडवाइस करें कि आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम यू। क्योंकि रिसेंटली मेरा इशू था, कहती मैंने नहीं जाना, मैंने कहा देखो, मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि आप तलाक लो या बसो। आप क्या चाहती हो, बसना चाहती हो, छोड़ना चाहती हो? मैं आखिरी बार पूछूंगी। तो शी सेड मैं बसना चाहती हूँ। मैंने कहा अगर तुम बसना चाहती हो ना, तो उससे माफी मांगो जाके। कहती मैं क्यों मांगू, मैंने तो केस किया। तो कहती मैं क्यों मांगू, मैंने केस किया। तो देखो, बसना तुमने है तो उसको जाके माफी मांगी। मैंने कहा सी, उसने आपसे माफी मांगी, अब आप भी मांग लो। और फिर उसने भी माफी मांग ली, अदालत के अंदर का वाक्य बता रही हूँ मैं। और जब उसने माफी मांगी, दोनों हंसता बसता चला गया। तो मेरा ख्याल में ये बेहतर है, बजाय कि हम किसी की फैमिली पॉलिटिक्स में पड़े। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ लॉयर या बीइंग अ पर्सन, किसी भी इंसान के पास इतना वक्त नहीं कि लोगों के जाती मसाइल में पड़े। और ना हम लोग किसी के जाती मसाइल में जानने के लिए इंटरेस्टेड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बेहतर ये है कि हम ये एडवाइस कर सकते हैं कि अगर जाना है तो इज्जत से जाओ, अगर छोड़ना है तो इज्जत से छोड़ो। क्योंकि कुरान पाक में ये कहता है कि डोंट लीव हर इन द हैंगिंग एंड सस्पेंडेड स्टेट, इधर लीव हर और एक्सेप्ट हर। तो दिस शुड बी व्हाट लॉयर्स शुड प्रमोट। कि बजाय आप मर्द का जीना तंग करो, या किसी और, अगर आप ऑपोजिट पार्टी से, तो आप औरत का जीना तंग करो, उस पर तरह तरह के केस करो, तरह तरह के आप छापे भरवाओ। बेहतर ये है कि आप इज्जत से उसको कहो कि यार उसको रख लो या छोड़ दो, बस। इस तरह बिला वजह की प्रॉब्लम या ट्रबल से हमें अवॉइड करना चाहिए। और ये एक माशरे में पॉजिटिव किरदार